Good morning, everyone. My name is Nitin Agarwal. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फॉर +2 एंड फॉर अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो, जैसे कि आप आईएसए के एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है। +2 के लिए मैं बात बताऊँ तो मैं इस जो कोर्स पे करवाने वाला हूँ ये है कि मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा ही, प्लस साथ में सीबीएसई के पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब कि 6 साल के होगा 2015 से लेकर 2020 तक के, उन सभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हमने टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके नोट्स के। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक तो करवाऊंगा ही, प्लस इसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ मैं पिछले सीबीएसई में आए हुए पिछले 6 साल के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ पाए कि टॉपिक क्या है और सीबीएसई इसमें से पूछ क्या रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस कोर्स को हमने सबसे बेस्ट कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है, सबसे बेस्ट कोर्स अभी तक का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस का भी ये डिजाइन हुआ है, जिसके अंदर हमने आपको टॉपिक तो समझाना ही है, प्लस सीबीएसई के पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और उसका बेस्ट आंसर क्या है, ये भी हम आपको। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलता है। तो जस्ट आपको क्या करना है हमारे इस कोर्स के लिए कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस तरह के वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, बेल आइकन आप दबाएंगे तो जितने भी हम नई वीडियो आप अपलोड करेंगे तो वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप प्लीज बेल आइकन को भी जरूर करें। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने +1 में की है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को समझाना, तो मैं आपको समझा। देखिए, मैंने एक चार्ट आपको यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उसी बेस पे हम आपको आगे का सेगमेंट समझाते हैं। तो मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी, ऑटोमोबाइल मार्केट की बात कर रहा हूं, मारुति सुजुकी, टाटा, मर्सिडीज, रिनॉल्ट और भी बहुत सारी, किसी का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। यदि मैं एक प्रोडक्शन यूनिट मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं तो ये क्या होती है, एक फर्म होती है। ये क्या है, ये एक फर्म है। ठीक है, और यदि मैं एक टाइप की सारी कंपनीज को ऐड कर देता हूँ, एक टाइप की सारी फर्म को ऐड कर लेता हूँ, मारुति सुजुकी, टाटा, रिनॉल्ट, इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, सबको हम कंबाइनली बात करें तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी इंडस्ट्री। वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फर्म क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिकुलर काम कर रही है, और उस तरह की सारी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्री। एग्जांपल मैंने बताया, मारुति सुजुकी एक फर्म है, टाटा एक फर्म है, रिनॉल्ट एक फर्म है, मर्सिडीज एक फर्म है, और जितनी भी इंडिया में गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, मैं सबको कंबाइनली बात करूं तो वो क्या है, इंडस्ट्री। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ है। अब माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसका लेना देना क्या है। यदि मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल फर्म को, यदि मैं इसको स्टडी करूँ कि इस फर्म की डिमांड कितनी है, इस फर्म की सप्लाई कितनी है, ये सब चीजें, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो कौन सी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और यदि मैं स्टडी करूँ पूरी इंडस्ट्री को, कि पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी हमारे देश पे गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो उन सबकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्राइसिंग थ्योरी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो हम उसे कहते हैं। तो आई थिंक आपको माइक्रो मैक्रो का अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। ओके जी, आगे चलते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए नोट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ मैक्रो लेवल। मैक्रो मतलब कि पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पे, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। तो पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, पूरे देश की इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर फर्म। आई थिंक इतनी डिटेल के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। अब सर्टेन वेल नोन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्लूड, कुछ जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी को।
तो जीडीपी ग्रोथ की प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा जीडीपी क्या है। वैसे तो 11th के सब्जेक्ट में आपने कई बार जीडीपी का वर्ड सुना होगा। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पूरी इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक पूरी कंट्री में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उनकी जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, बिके हैं, उनकी वैल्यू का सम टोटल क्या कहलाता है? जीडीपी। लॉजिक क्लियर हुआ? जीडीपी इज इन सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। आपको आई थिंक जीडीपी अब क्लियर हो गया होगा। वैसे जीडीपी पे हमारा अगला पूरा टॉपिक ही आएगा, तो उसमें आपको बहुत, मैं आपको ये जितने भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ये अगले चैप्टर्स है, ठीक है ना। पूरी बुक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इन टॉपिक्स का। डिटेल में इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको जितना समझ में आता है वो बहुत अच्छी बात है। बाय डिफॉल्ट किसी बच्चे को अभी लगता है कि यार मुझे ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चैप्टर्स के नाम है जो अब आप इस पूरी सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ने वाले हो, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जीडीपी को ग्रो कैसे किया जाए? हमारी जितनी, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना उस इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो जीडीपी ग्रोथ इज अ बेसिक पैरामीटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी और द कंट्री। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो हर कंट्री के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की। अब जैसे आप यदि प्रेजेंट जिस टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना टाइम चला हुआ है। तो कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रोजगार चला गया। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे लड़ेगा? ठीक है, सरकार गवर्नमेंट क्या करे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको समझना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली राइजिंग द प्राइस, लगातार चीजों के प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। और कंटिन्यू डिक्लाइनिंग द प्राइस जो होता है वो क्या कहलाता है? वो डिफ्लेशन कहलाता है। क्लियर है? तो हमारी इकोनॉमी के अंदर यदि इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, तो अब लगातार इन्फ्लेशन की स्टेज पे हम मैक्सिमम कोर्स पे, तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन चलता है। और जो गवर्नमेंट मानती है वो 8% का इन्फ्लेशन नॉर्मली माना जाता है कि 8% इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उससे कैसे लड़ा जाए? प्राइसेस के बढ़ने, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनको कम से कम कैसे किया जाए, तो उसको हम स्टडी करेंगे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द प्रॉब्लम ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा है, फंड का मतलब यहाँ पे मनी से है, जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से आए, ज्यादा फंड हम कहाँ से इंतजाम करें। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन आपने बहुत सारी जगह पढ़ी होगी, लेकिन मैं अपनी कुछ एक अलग डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पुट योर मनी इन दैट एरिया वेयर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर। दोबारा ध्यान से सुनिए। पुट योर मनी इन दैट एरिया, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना वेयर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर, जहां पे मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो लोगों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा लोगों के पास या सरकार के पास, वो प्रॉब्लम स्टडी करना भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। ठीक, तो इसको हम स्टडी करेंगे किसमें? आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट से हमारे यहाँ पे मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट से। इससे है फॉरिजन फॉरिजन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसे हम कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस रेट पे वो करेंसी कन्वर्ट होगी, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल के तौर पे $1 को खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़े। $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़े? 70 रुपए देने पड़े हैं। तो जो 70 रुपए आप पे कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? आपका फॉरिजन एक्सचेंज रेट है। आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्या रहता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसके ओवरऑल बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, जिसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा जो आपको मैंने टॉपिक बताया, ये पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूरी किताब आपको पढ़ाने वाली है उसके सबका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो बच्चे लाइव हैं, यदि उनको कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एनी डाउट?
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिकल सिस्टम। देखो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इस देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा डिमांड, हमने पढ़ा सप्लाई, बट वहां पे हमने एग्रीगेट नहीं पढ़ा। हम मैक्रो लेवल पे जब भी कोई स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट लेवल पे होती है। क्यों होती है एग्रीगेट लेवल पे, उस चीज को समझिए। एग्रीगेशन लेवल पे वो इसलिए होती है क्योंकि वो अनुमानित है। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो क्या है, अनुमानित। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अनुमानित। अब आप सपोज करके चलो कि क्या आप पता कर सकते हो डिमांड का मतलब क्या बताया गया था। डिमांड में हमने 3 चीज बताई थी। एक बंदा किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सबसे पहली बात तो उसकी डिजायर है उस चीज को खरीदने की। दूसरी बात वो एबल टू परचेज है, उसके पास पैसा है उसको खरीदने के लिए। तीसरा वो डिजायर टू पे है, वो उस पैसे को खर्च करना चाहता है उस गुड्स के ऊपर। यदि ये तीनों चीज इकट्ठी हो जाती है तो वो डिमांड कहलाती है। लेकिन एक पूरी इकोनॉमी में, जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी में लगभग 135 करोड़ लोग हैं। इतने लोगों की डिमांड किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या चेक की जा सकती है? मेरे हिसाब से की तो जा सकती है लेकिन एग्जैक्टली नहीं की जा सकती। इसीलिए हर चीज क्या है, एग्रीगेट है, अनुमानित है। ठीक है, कि आपके देश में जितने भी लोग हैं क्या उन सबकी डिमांड का सम टोटल किया जा सकता है? किया तो जा सकता है लेकिन वो अनुमानित होगा, हम एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब क्या होता है, एग्रीगेटेड होता है। एग्रीगेटेड मतलब कि अनुमानित होता है, आसपास का डाटा होता है, एग्जैक्टली आप कुछ नहीं बता सकते, इसको हम एग्रीगेट। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो डिमांड है वो क्या है, एग्रीगेटेड होगी। क्यों होगी एग्रीगेटेड? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सब की डिमांड का सम टोटल होता है, तो वो क्या होगा, वो अनुमानित ही होगा, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए एग्रीगेट सप्लाई। अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होती है द अमाउंट ऑफ द गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द प्रोड्यूसर वांट टू सेल। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ गुड या कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी में, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको मैंने क्या कहा, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो, आप कंजप्शन करते हो। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, खाने के लिए मैंने कुछ चीज खरीदी, तो वो क्या है, कंजप्शन। तो कंजप्शन क्या हुआ, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए मैं यदि कुछ खर्चा करता हूँ तो वो कंजप्शन कहलाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो उसका एग्रीगेट हम यहाँ पे जोड़ करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन्होंने एग्रीगेट कंजप्शन किया। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसका एग्रीगेट यहाँ पे लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। एग्रीगेट इनकम, हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन्होंने एग्रीगेट पैसा कमाया कितना, उसे हम एग्रीगेट इनकम कहते हैं। एंड लास्टली जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इसका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। जनरल प्राइस लेवल का, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके सबका प्राइस का सम टोटल कर। जैसे कि मेरे पास 5 गुड्स है, एक गुड 10 रुपए की है, एक 20 की है, एक 30 की है। ठीक है, एक 20 की है और एक फिर दोबारा 20 की है, तो इन सबका मैं टोटल करता हूँ तो 100 रुपए डिवाइड बाय टोटल गुड्स मैंने कितनी ली थी, 5 ली थी। तो एग्रीगेट प्राइस कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, 20। तो ये जनरल प्राइस लेवल को हम स्टडी करते हैं, इसके थ्रू हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन चेक करते हैं। उस जनरल प्राइस लेवल के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को चेक करते हैं। एग्रीगेट्स में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। ओके, किसी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टाइप ऑफ गुड्स, जिसको मैं आज सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्ट करूंगा आपके लिए। टाइप ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं गुड्स के, जिसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसकी जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दे रहा हूँ, इस कल हम डिटेल में करेंगे। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो गुड्स हमारी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी है, मतलब क्या उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। एंड सेकेंडली वैल्यू कैन नॉट बी एडेड, जिसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। ये फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल कस्टमर के लिए बनाई जाती है, जिसे कस्टमर यूज करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो गुड्स दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है या इसको रीसेल के लिए बनाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मिल्क है, मिल्क को हमने बेचा किसको, एक मिठाई वाले को,
मिठाई वाला उसको क्या करेगा, मिल्क से मिठाई प्रोड्यूस करेगा और उसको फिर वो बेचेगा, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट कोर्स। लेकिन उसी मिल्क को यदि मैंने बेचा किसको, एक फैमिली को, जिसको फाइनली कंज्यूम करेंगे, पीने के लिए यूज करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। तो आप ये कह सकते हो एक गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट बोथ हो सकती है एक ही पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। फाइनल गुड्स के आगे दो फर्दर पार्ट होते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल। अब फाइनल गुड्स जब आप बनाते हैं, मैंने बताया फाइनल गुड्स क्या है, जो कस्टमर को फाइनली बेचे जाते हैं, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। इसको कंज्यूमर दो तरीके से यूज करेगा, या तो कंजप्शन के लिए, कैपिटल। कंजप्शन मतलब कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करेगा, या कैपिटल गुड्स की तरह भी यूज कर सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। पहले मैं आपको बताता हूं, कंज्यूमर गुड्स होती है जो हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, और कैपिटल गुड्स होती है ऐसी गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज होती है। एग्जांपल के तौर पे सिलाई मशीन, ठीक है, सबने देखी होगी सिलाई मशीन। सिलाई मशीन के अंदर क्या है, यदि उस सिलाई मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ किसके लिए, फाइनल गुड्स है ये तो बताइए। सिलाई मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ खुद के क्लॉथ को स्टिच करने के लिए, खुद के क्लोथ्स को बनाने के लिए, अपनी शर्ट बना रहा हूँ, पैंट बना रहा हूँ, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन उस सिलाई मशीन को यूज करके मैं कपड़े बना रहा हूँ और कपड़े बना के मार्केट में बेच रहा हूँ, तो वो सिलाई मशीन उस टाइम पे क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स। वो गुड्स क्या काम कर रही है, दूसरी गुड्स को बनाने का काम कर रही है, जिसे मैं मार्केट में फ्यूचर में बेचूंगा, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। मैंने चारों गुड्स का आपको क्लासिफिकेशन आज अच्छे से क्लियर किया है। अगला टॉपिक हम कल से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के बाद हम सीबीएसई के 6 साल के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। इसमें जो अकाउंट्स में मैंने आपके को पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि हर टॉपिक के बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक चैप्टर बहुत बड़ा है। यदि मैं उसकी पहली थ्योरी पे रहूंगा फिर बाद में क्वेश्चन पे रहूंगा तो बहुत लार्ज हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में हमने क्या किया है, मैं आपको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हम आपके लिए क्या करते रहे हैं कि चैप्टर के बाद, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक है, ठीक है, पूरा चैप्टर करवाने के बाद फिर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके लिए हम स्पेशल स्लाइड पढ़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको ये सारी वीडियोस बाद में जब भी हम अपलोड करेंगे नई वीडियो, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।